गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज अपन उपसर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। उपसर्ग जो शब्द से पहले लगते हैं वो उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय जो अंत में लगते हैं, धातु के जो अंत में लगते हैं वो प्रत्यय होते हैं। और उपसर्ग शब्द और धातु दोनों के प्रारंभ में लगते हैं। तो इस प्रकार से उपसर्ग और प्रत्यय का जो मूल अंतर है वो यही है कि उपसर्ग पहले लगते हैं और प्रत्यय होते हैं वो अंत में लगते हैं। उपसर्ग की अपन परिभाषा बताएं तो उपसर्ग को अपन कह सकते हैं कि जो शब्दों, चाहे धातु से निष्पन्न हो चाहे शब्द हो, के आदि में जुड़कर, आदि का मतलब होता है शुरू में, प्रारंभ में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं, कुछ परिवर्तन लाते हैं या कुछ विशेषता या विशिष्टता लाते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अपन यहाँ देखते हैं, यहाँ एक अपन ने हार शब्द लिया है। हार जिसके दो अर्थ होते हैं, पराजय और हार अपन माला को भी कहते हैं, और इसकी हार हुई, इसकी जीत हुई तो पराजय को भी हार कहते हैं। अब इस शब्द के प्रारंभ में अपन ने प्र उपसर्ग जोड़ा तो शब्द बना प्रहार। तो इसका अर्थ हो गया किसी पर वार करना, किसी को मारना या चोट पहुंचाना। तो देखिए, हार जो शब्द था जिसका अर्थ था पराजय या माला, अब उपसर्ग जुड़ने से उसके अर्थ में परिवर्तन हो गया और उसका प्रहार, प्र उपसर्ग जोड़ने से जो प्रहार शब्द बना वो चोट पहुंचाना या मारना या वार करना अर्थ बन गया। इसी प्रकार से जैसे हार जो शब्द है उसमें अपन आ उपसर्ग जोड़ेंगे, प्रारंभ में पहले आ उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा आहार। आहार कहते हैं भोजन को, तो इसका भी अर्थ परिवर्तन हो गया। इसी प्रकार से यदि हार शब्द में अपन सम उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा संहार, यानी विनाश करना, किसी का नाश करना। इसी प्रकार हार शब्द में अपन वी उपसर्ग जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा विहार। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना, घूमना फिरना। और हार शब्द में अपन परि उपसर्ग जोड़ेंगे तो बनेगा परिहार। परिहार का मतलब होता है वर्जन, छोड़ना, त्यागना, ये अर्थ बनेंगे। तो अपन ने देखा इसमें कि उपसर्ग जुड़ने से कुछ विशेष शब्द में परिवर्तन होता है। ये तीन प्रकार से परिवर्तन अपन कह सकते हैं कि या तो मूल जो शब्द होता है उसका अपोजिट, विपरीत अर्थ हो जाता है। जैसे गच्छति जो है, गच्छति क्रिया है जिसका मतलब होता है जाना, इसमें अपन आ जोड़ेंगे, शुरू में उपसर्ग जोड़ेंगे तो आ गच्छति का हो जाएगा उल्टा आना। तो उपसर्ग अर्थ का परिवर्तन करता है, एक तो ये बात हुई। दूसरा क्या है कि धातु के अर्थ का ही अनुकरण करता है। जैसा पहले उसका था अर्थ, वैसा ही लग जाने पर, उपसर्ग लग जाने पर वैसा ही उसका अर्थ होता है। कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता, न कोई विपरीत अर्थ नहीं होता, मात्र अनुकरण मात्र होता है, उसकी नकल मात्र होती है हूबहू शब्द की तरह। जैसे बोधति का मतलब होता है, बोध का मतलब अवबोध, बोध का मतलब होता है जानना, ज्ञान होना। तो इसमें अपन ने अव उपसर्ग लगाया तो बना अवबोधति, उसका अर्थ भी होता है जानना। जैसे बोध होना, इस बात का बोध हुआ, ज्ञान हुआ, जानकारी हुई। अब इसमें अपन ने अव उपसर्ग लगा दिया तो अवबोधन बन गया या अवबोध हो गया, तो उसका अर्थ भी क्या होगा, जानना। तो यहाँ पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, साक्षात जो शब्द का या धातु का यहाँ जो अर्थ था उसी की यहाँ नकल है, अनुकरण है, अनुवर्तन है। तीसरा जो उपसर्ग का अपन कह सकते हैं जो काम है वो है कि अर्थ को विशिष्ट बनाना या विशेष बनाना। धातु के या शब्द के अर्थ को विशिष्ट रूप से, विशेष रूप से बनाना। जैसे
कंपते का मतलब होता है कांपना, यानी सर्दी में जैसे कांपते हैं तो अपन कहते हैं कंपते, कांपना, सर्दी की वजह से कांप रहा है। तो अब इसमें अपन ने प्रयोग उपसर्ग लगाया तो शब्द जो बना, धातु बनी, जो क्रिया बनी वो बनी प्रकंपते, यानी विशेष रूप से या अत्यधिक प्रकृष्ट रूप से कांप रहा है। तो जैसे कंपन होना और प्रकंपन होना, तो ये विशेष रूप से उपसर्ग का यहाँ पर अर्थ अपन को बोध होता है। उपसर्ग जो संज्ञा करने वाला सूत्र है वो है उपसर्गा क्रिया योगे। तो देखिए सूत्र भी कह रहा है कि क्रिया के योग, क्रिया के साथ, योग का मतलब जुड़ना, क्रिया के साथ उपसर्ग होते हैं। प्रादि, प्रादि का मतलब प्रय आदि, जो उपसर्ग हैं 22 हैं अपने, जो प्रय से प्रारंभ होते हैं, तो प्रय आदि, प्रय से प्रारंभ होने वाले उपसर्ग होते हैं, उनकी उपसर्ग संज्ञा उपसर्गा क्रिया योगे इस सूत्र के द्वारा होती है। कब होती है? जब ये किसी क्रिया से जुड़ते हैं। वैसे इनका पृथक या स्वतंत्र रूप से उपसर्गों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, लेकिन जब ये किसी क्रिया के साथ जुड़ते हैं तो उसकी उपसर्ग संज्ञा होती है। उपसर्ग संस्कृत भाषा में 22 होते हैं, 22 प्रकार के बताए गए हैं, जो इस प्रकार से हैं उपसर्ग: प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दूर, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अबि, प्रति, परि, उप। ये इनको प्रादय भी कहते हैं। प्रादि, प्रादि का मतलब होता है प्रय से प्रारंभ होने वाले हैं, प्रय पहला उपसर्ग है, इसलिए इसको प्रादि भी कहते हैं और उपसर्ग भी कहते हैं। अब बात करते हैं अपन, आगे जो सूत्र है उसका नाम है भुवादियो धातुवे। इस सूत्र से धातु संज्ञा होती है। अब धातु संज्ञा किसकी होती है? क्रिया के वाचक, क्रिया के जो वाचक हैं, अर्थ देने वाले जो हैं, कौन? भुवादि जो धातु हैं, तो उनकी धातु संज्ञा होती है। अब यहाँ पर अपन ने क्रिया, बार बार में अपन क्रिया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया जो अपन काम करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे चलना, खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या हैं? क्रियाएं हैं। इन्हीं को अपन संस्कृत में लिखेंगे तो गच्छति, क्रीडति, पठति, भवति, खादति, ये सब क्रियाएं होती हैं। तो जो क्रिया हो या शब्द हो या धातु हो, जिसके प्रारंभ में यदि कोई शब्द जुड़ता है तो वो उपसर्ग कहलाता है, और अंत में जो धातु के अंत में जुड़ते हैं उन्हें अपन क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। अब इससे आगे का जो अध्ययन है, आगे जो अपन संधि पढ़ेंगे वो इससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले जो बीच में लघु सिद्धांत कौमुदी के बीच में ये एक प्रकरण आया, एक अध्याय आया कि उपसर्ग का और धातु के बारे में बताया गया है, उसके बारे में अपने संक्षिप्त रूप में यहाँ पर पढ़ा। तो आपको ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि उपसर्ग संज्ञा किस सूत्र से होती है, या उपसर्ग कितने होते हैं, ये भी पूछा जा सकता है, या उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर क्या है, मूल अंतर क्या है। तो इस प्रकार से आपको इस बात समझनी चाहिए। इससे आगे का अध्ययन अपन आगे के वीडियो में करेंगे।